Greetings everyone, welcome back. Today we will resume our chapter from the topic respiratory balance sheet. करेक्ट, इसमें हम देखेंगे कि नेट एटीपी का गेन कितना हुआ है, जो मैं लास्ट वीडियो में पूरी शीट आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. It is possible to make calculations of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized. जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडाइज होकर के एटीपी बना रहा था, उसके नेट गेन की कैलकुलेशन करना पॉसिबल है. बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली ए थियोरेटिकल एक्सरसाइज. लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो रियलिटी में ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है. दीज कैलकुलेशंस कैन बी मेड ओनली इन सर्टेन अजम्पशन. कुछ चीजें हमें अज्यूम करनी पड़ेगी, तभी हम ये बता पाएंगे कि हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर के कितनी एटीपी बनाता है. तो अजम्पशंस क्या है? द नंबर 1, देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट and with glycolysis, TCA cycle and ETS pathway following the one after another. पहली assumption क्या कहती है कि जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, ये सीक्वेंस में होनी चाहिए, इनका एक ऑर्डर होना चाहिए. यानी कि पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, ठीक है, उसके बाद TCA साइकिल होगी, उसके बाद ETS होगा, ठीक है. तो ये एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए कि एक के बाद एक बने. यानी कि जो सबस्ट्रेट ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के अंदर हुआ है ना, कि जो ग्लूकोज है फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाएगा, फिर फ्रक्टोज 6 में जाएगा, तो जो पहले वाला सबस्ट्रेट है वो दूसरे वाला ही बनाए, ठीक है, तभी ये क्या है, पूरी सिस्टम चल सकती है. सेकेंड वन, द NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergo oxidative phosphorylation. जो NADH बना है ग्लाइकोलिसिस में, उसको कहां पे भेजना पड़ेगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना पड़ेगा. क्योंकि देखो, 2 NADH2 बने थे, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, वो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे बने थे, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे बने थे. और पाइरूवेट से फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए तो मैट्रिक्स के अंदर ही बना था, ठीक है. तो जो 2 NADH2 ग्लाइकोलिसिस के अंदर बने थे, उसको क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर भेजा जाएगा, ठीक है. और यहां पर 2 ATP भी लगे थे. तभी हमने कहा था कि जो 38 ATP जो हमारे बन रहे हैं ग्रोस, वो कितने बनेंगे? 36 ATP बनेंगे, क्योंकि 2 ATP तो NADH2 को मैट्रिक्स में मूव कराने में लग गए, ठीक है. तो तीसरा देखिए, none of the intermediates in the pathway are utilized to synthesize any other compound. यानी कि जितने भी इंटरमीडिएट्स बने हैं इन सारे पाथवेज में, वो किसी दूसरे कंपाउंड को बनाने के लिए यूज नहीं होने चाहिए. तभी हम बता पाते हैं कि कितना हमें नेट एटीपी मिला है, ठीक है. जैसे कि मान लो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था और उससे आगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है. कहने का मतलब है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सिर्फ आगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो, किसी दूसरे कंपाउंड को ना बनाए, ठीक है. नेक्स्ट, ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट्स आर एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएरी स्टेजेस. कह रहा है कि सिर्फ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, कोई दूसरा अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट ना आ जाए और इन साइकिल के अंदर नहीं घुस जाए, ठीक है. सिर्फ ग्लूकोज ही रेस्पायर करेगा, कहीं फैट कन्वर्ट होके कहीं किसी स्टेप में आके मिल जाए, ठीक है, कहीं प्रोटीन किसी स्टेज में आके कन्वर्ट हो जाए, तो हमें क्या पता चलेगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें कितने एटीपी मिले हैं, ठीक है. तो देखो, बट दिस काइंड ऑफ assumptions आर नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम. All pathways work simultaneously and do not take place one after the another. Substrates enter the pathways and are withdrawn from it as and when necessary. ATP is utilized as and when needed. Enzymatic rate are controlled by multiple means. तो ये assumptions रियलिटी में वैलिड नहीं है, क्योंकि एक लिविंग सिस्टम के अंदर सिर्फ एक प्रोसेस नहीं चल रही होती, बहुत सारे पाथवेज एक साथ चल रहे होते हैं. और बहुत सारे पाथवेज ऐसे होते हैं जिनमें इंटरमीडिएट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है.
तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड एक पाथवे का दूसरे पाथवे में भी इन्वॉल्व हो सकता है। यानी कि कुछ सबस्ट्रेट को एक पाथवे में एंटर करा दिया, एंटर कब कराया, जब दूसरे में से विड्रॉ किया होगा। एटीपी को यूटिलाइज कर दिया, जरूरी नहीं है कि एक पाथवे में उसको यूटिलाइज किया, वो दूसरे में भी यूज हो सकती है। और जो एंजाइम का रेट है वो भी बहुत सारे तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है। Yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system in extraction and storing energy. तो ये एक लिविंग सिस्टम की ब्यूटी है, उसकी एक एफिशिएंसी है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि किस तरीके से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रही है और कैसे उसको स्टोर कर रही है। तो नेट जो हमारा गेन कितना बनता है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल का बनता है एक ग्लूकोज के लिए। ठीक है, नाउ लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन क्या थी, जिसमें यीस्ट सेल क्या कर रहा था, ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा था। फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर ओनली ए पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, आधा अधूरा ब्रेकडाउन हुआ है ग्लूकोज का, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीटली डिग्रेड हो गया CO2 में और वाटर में। इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन बहुत सारे एटीपी मिलेंगे जब क्या होगी, एरोबिक कंडीशन होगी। NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration. यानी कि NADH2 जब टूटेगा NADH H पॉजिटिव में, जब ये टूटेगा NAD पॉजिटिव में, तो यहां से फिर इलेक्ट्रॉनिकल के हाइड्रोजन ऐड और के क्या बनेगी, एटीपी बनेगी। तो ये वाली जो प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन में स्लो होती है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये विग्रस है, बहुत तेज है। और नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फी मतलब 2 होता है बेटा, एम्फीबॉलिक पाथवे। तो देखो इसमें पढ़ते हैं हम क्या है। ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं कि ग्लूकोज ही टूटता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। All carbohydrates are usually first converted into glucose before they are used for the respiration. सारे कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका जब स्टार्च टूटता है वो भी आगे ग्लूकोज में जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन है वो भी उसमें जाएगा। तो अदर सबस्ट्रेट कैन ऑल्सो बी रेस्पायर्ड, तो दूसरे सबस्ट्रेट भी क्या है, रेस्पायर कर सकते हैं। बट देन दे डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट स्टेप। लेकिन वो ग्लाइकोलिसिस के पहले स्टेप से ही एंटर नहीं करते, वो किसी भी स्टेप में एंटर कर सकते हैं। इसके लिए हमें देखना होगा फिगर 12.6। पहले फिगर को ही देख लेते हैं। देखिए, ग्लूकोज का हम पढ़ चुके हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट का तो हम पढ़ चुके हैं कि वो कन्वर्ट होगा आगे सिंपल शुगर, दैट इज द ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर जो पॉलीमर बना देती है। अभी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, बहुत सारे स्टेप से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनेंगे, फिर वो 2 में टूटेंगे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर इनसे पायरुविक एसिड बनेगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा, फिर एक क्रैब साइकिल में जाएंगे तो वाटर बनेगा और CO2 बाहर निकल जाएगी। यही क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दैट इज द फैट एंड प्रोटीन। फैट पहले कन्वर्ट होगा बेटा फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, जो इसका सिंपलर वन है। तो बहुत सारे स्टेप फॉलो करके ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे। यहां पर एंटर कर गया, यानी कि किसके अंदर एंटर कर गया, ग्लाइकोलिसिस के अंदर। अब आगे क्या, वो सेम स्टेप फॉलो करेगा। तो यही कहा जा रहा है कि अगर दूसरा सबस्ट्रेट रेस्पायर होता है, टूटता है, तो जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट स्टेप से ही इन्वॉल्व हो, किसी भी स्टेप में इन्वॉल्व हो सकता है। प्रोटीन है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, और अमाइनो एसिड कई सारे स्टेप फॉलो करके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीधा ही क्या है, ग्लाइकोलिसिस में एंटर ना करके क्रैब साइकिल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है बेटा, दूसरे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी क्या है, एनर्जी दे सकते हैं। इसीलिए हम नहीं काउंट कर सकते कि ग्लूकोज से कितने मिले हैं। ग्लूकोज से कितने मिले हैं उसको काउंट करने के लिए कुछ अजम्पशंस है जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, द पॉइंट्स ऑफ एंट्री ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे।
तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे दिए गए जहां पर दूसरे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कर सकते हैं। फैट्स वुड नीड टू ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फास्ट। फैट को पहले फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इफ फैटी एसिड्स वर टू बी रेस्पिराइड दे वुड फर्स्ट टू बी डिग्रेडेड टू द एसिटाइल कोएंजाइम ए। फैटी एसिड अगर एंटर करेगा तो उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। फैटी एसिड को अगर पाथवे के अंदर एंटर करना है तो उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, फिर वो एंटर करेगा। ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू पीजीएएल। तो ग्लिसरॉल को अगर कन्वर्ट होना है, एंटर करना है तो पीजीएएल में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब वो एंटर करेगा। और फैट से हमें क्या मिले थे, दो ही चीज मिले थे, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। इस तरीके से ग्लिसरॉल भी पाथवे में एंटर कर सकता है और फैटी एसिड भी कर सकता है। The proteins would be degraded by proteases and individual amino acid after deamination depending on their structure would enter the pathway at some stage within the Krebs cycle or even as the pyruvate or acetyl coenzyme A। अब प्रोटीन को कौन तोड़ेगा, प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएजेस एंजाइम तोड़ेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमाइनो एसिड। वो अमाइनो एसिड या तो डीअमाइनेशन करके अपने अंदर से, या तो वो क्रैब साइकिल से एंटर करेगा, या फिर वो पायरुवेट में कन्वर्ट होके, या फिर कन्वर्ट हो जाएगा कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो इस तरीके से वो पाथवे में एंटर कर सकता है। सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, the respiratory process has traditionally been considered a catabolic process and the respiratory pathway as the catabolic pathway। but is this understanding correct? क्या बोला है देखो, वैसे तो हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन एक ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट माना जाता है, यानी कि ग्लूकोज का टूटना। वो टूटना क्या होती है, कैटाबोलिक प्रोसेस। ठीक है, पाथवे कौन सा फॉलो करेगा, कैटाबोलिक पाथवे। क्या ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है? हमें पहले ही हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर, ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट सबस्ट्रेट को वहां पर एंटर भी करना पड़ता है और वहां से निकलना भी पड़ता है। ठीक है ना? तो देखो, वी हैव डिस्कस अबव एट विच पॉइंट्स इन द रेस्पिरेटरी पाथवे डिफरेंट सबस्ट्रेट वुड एंटर इफ दे वर टू बी रेस्पायर्ड एंड यूज टू ड्राइव एनर्जी। अब देखो, फैट और प्रोटीन भी किसी ना किसी पॉइंट पे पाथवे में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट इट इज देयर वेरी कंपाउंड्स दैट वुड बी विड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सेट सबस्ट्रेट। अब मान लो फैट है मेरा, फैट कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। ठीक है, लेकिन जब फैट बनाना है मुझे, तो ये फैटी एसिड दोबारा से भी तो विड्रॉ किया जा सकता है उस पाथ में से। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड भी दोबारा से क्या है, विड्रॉ किया जा सकता है। कैसे, देखो, अब मैंने कहा कि ग्लिसरॉल को पीजीएएल में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी आगे पाथवे में एंटर करेगा। लेकिन ये तो पता चल गया कि इस ग्लिसरॉल को बनाने के लिए पीजीएएल जरूरी है। तो जब ग्लिसरॉल बनाना होगा तो इस पाथवे में से मैं पीजीएएल भी तो ले सकती हूं ना। तो मैंने इसको क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। क्यों, फॉर द सिंथेसिस प्रोसेस। तो यहां पर सिंथेसिस का मतलब एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक प्रोसेस हो गई। तो दोनों प्रोसेस होती है बेटा, कैटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म भी। दैट्स व्हाई दीज पाथवेज आर कॉल्ड द एम्फीबॉलिक पाथवे। अब मेरे को फैटी एसिड बनाना है, तो मुझे एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए, तो मैं कहां से ले लूंगी, इस रेस्पिरेटरी पाथवे से ले लूंगी। ठीक है, अब अमाइनो एसिड बनाना है, मैं पायरुवेट ले लूंगी। मैं एसिटाइल कोएंजाइम ए ले लूंगी, तो मैं अमाइनो एसिड बना लूंगी, और फिर अमाइनो एसिड से मैं प्रोटीन बना लूंगी, है ना। तो देखो, हैंस फैटी एसिड्स वुड बी ब्रोकन डाउन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे। अब फैटी एसिड को रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कराने से पहले उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलना पड़ेगा when it is used as a substrate, but when the organism needs to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme would be withdrawn from the respiratory pathway for it. Hence the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of the fatty acid. तो जो रेस्पिरेटरी पाथवे दोनों में काम आया, ब्रेकडाउन के टाइम पे भी और बनने के टाइम पे। फैटी एसिड जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो भी रेस्पिरेटरी पाथवे में इन्वॉल्व हो रहा है,
लेकिन जब उसका बन रहा है तो रेस्पिरेटरी पाथवे के जो सबस्ट्रेट को है वो ले भी रहा है। सिमिलरली ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन 2 रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट फॉर्म द लिंक ब्रेकिंग डाउन प्रोसेसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबॉलिज्म। जो ब्रेक डाउन होती है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और जो बनती है तो क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। तो रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर दोनों चीजें हो रही है, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस पाथवे इज कॉल्ड द एम्फीबॉलिक पाथवे रेदर देन द कैटाबॉलिक वन। हम सिर्फ ग्लूकोज के टूटने को कैटाबॉलिक नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सिंथेसिस भी हो रही है साथ साथ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एम्फीबॉलिक पाथवे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन अभी देखते हैं क्या होता है ये। Let us now look at another aspect of respiration. As you know, during aerobic respiration, O2 is consumed and CO2 is released. O2 ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो उनका रेशियो यानी कि कितनी CO2 बनी है और कितनी O2 ली है, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्व्ड to the volume of O2 consumed in respiration is called the respiratory quotient or respiratory ratio। अब देखो ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड करती है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट के अलग होगी, लिपिड के लिए अलग होगी, प्रोटीन के लिए अलग होगी, ऑर्गेनिक एसिड के लिए अलग होगी। तो सबके लिए क्या होती है बेटा, ये अलग अलग वैल्यू होती है। देखो When carbohydrates are used as substrate, जब हम कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि जितनी O2 हमने ली है उतनी ही CO2 क्या है, रिलीज हो रही है। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या आएगा, 1, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 आर इवोल्व्ड एंड कंज्यूम्ड रिस्पेक्टिवली, जैसे कि इस इक्वेशन में दिखाया गया है। इसमें बेटा 6 CO2 ही इवोल्व हुए हैं और 6 ही O2 लगे हैं, तो ये से कैंसिल होके क्या कर देगा, 1। लेकिन जब फैट टूटता है तो 102 CO2 निकले हैं और 145 O2 इसने क्या किए हैं, यूज किए हैं। दे हैव यूज्ड 145 ऑक्सीजन एंड इवोल्व्ड 102 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा 1 से कम आएगा, 1 से क्या आएगा, क्योंकि हमारा ये चीज है तो हमारा 1 से कम आएगा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इन केस ऑफ फैट। और हमने कौन सा फैटी एसिड का एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ट्राइपाल्मिटिन C51H98O6, और उसके कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन जब प्रोटीन टूटता है, ठीक है, तो जो आपका रेशियो आता है वो 0.9 आता है, ठीक है। तो ये क्या था, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन थे बेटा। What is important to recognize is that in living organism respiratory substrate are often more than one। तो हम यहाँ ये हमने समझा अब तक, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो सिर्फ ग्लूकोज नहीं होता, इट कैन बी इधर फैट और प्रोटीन ऑल्सो। प्योर प्रोटीन और फैट आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्योर प्रोटीन और फैट को हम नहीं तोड़ सकते, उसको पहले हम इंटरमीडिएटरी कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या होता है बेटा, इन्वॉल्व होता है। तो ये था आपका बेटा चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बेटा इस चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा था, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया था कि क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, ठीक है। फिर मैंने ग्लाइकोलिसिस आपको पढ़ाई, मैंने आपको फर्मेंटेशन बताई, मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाया, फिर मैंने आपको रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पढ़ाई, एम्फीबॉलिक पाथवे बताया, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बताया। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन अभी बताया है कि कितने CO2 इवोल्व होंगे, कितने O2 कंज्यूम होंगे। एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस भी होती है और ब्रेकडाउन भी, यानी कि कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है। दैट्स व्हाई इट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। ग्लाइकोलिसिस क्या था, ग्लाइकोलिसिस में क्या था बेटा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है। और ठीक है, फर्मेंटेशन के अंदर यीस्ट सेल का कंसेप्ट आ जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। फिर वो क्रैब साइकिल में से होता हुआ CO2 के अंदर मिल रहा था। और फिर मैंने एक बैलेंस शीट भी आपको बताई थी एनर्जी की
कि 38 एटीपी तो हमें ग्रोस मिलती है, लेकिन नेट हमें मिलती है 36 एटीपी। उसका कारण मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है। जो टफ, आई थिंक इसके अंदर टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, कि 5 कॉम्प्लेक्स है, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके से हाइड्रोजन जो है मैट्रिक में से रिमूव हो रहे हैं, कौन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, वॉटर कैसे बन रहा है। तो एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड विद यू अबाउट दिस चैप्टर। नाउ अब आपको इस चैप्टर पे मेहनत करनी है, एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक वर्ड पढ़ना है, तभी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।